गुड इवनिंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में आपने मछली पालन, कुक्कुट पालन, डेयरी उद्योग, ऊन उद्योग, इन सब पर आपने चर्चा की। ठीक है, अभी इस लेसन के अंदर एक और आपका महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे आप कहेंगे प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां। ठीक है, प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां, और ये जो टॉपिक है इसमें से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि प्रवाल जो भित्तियां है ये एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। सिलेंट्रेटा संघ के जीव हैं जिनका वर्ग है एंथोजोआ। सिलेंट्रेटा संघ के एंथोजोआ वर्ग के जीवों से ये स्रावित होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये एकल या निवयी हो सकते हैं। एकल का मतलब अकेला भी रह सकता है, निवयी का मतलब एक समूह में भी रह सकता है। और यदि ये प्रवाल निवय के यानी कॉलोनी में यदि रहकर पॉलिप भी जंतु है एक के साथ यदि मुकुलन से देखें तो हम मुकुलन विधि के द्वारा ये चूनेदार चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट से टीले के समान बनी रचना, उन चट्टानों से निर्मित यानी टीले समान जैसी रचना है, वो हमें इसमें आसानी से दिखाई दे सकती है। यदि हम माने समुद्र के किनारे कुछ कैल्शियम कार्बोनेट से बने कुछ टीले जैसी संरचना पाई जाती है जिन्हें हम प्रवाल कहते हैं। और प्रवाल भित्ति इसलिए कहा कि ये समुद्र के किनारों पर ऐसे बने होते हैं, इसलिए इनको प्रवाल भित्तियों के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए बेटा, प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां। प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां। ठीक है, तो संघ है सिलेंट्रेटा। संघ सिलेंट्रेटा, वर्ग एंथोजोआ। संघ सिलेंट्रेटा वर्ग एंथोजोआ का सदस्य है जो कैल्शियम कार्बोनेट, जो CaCO3, जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करता है। ठीक है, ये समुद्रों में एकल भी रह सकते हैं, वे निवही कहते कॉलोनी को, मतलब एक समूह में एकल व निवही समूह में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा संघ का जीव वर्ग एंथोजोआ है। बेटा आपने सिलेंट्रेटा संघ क्लास छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि इस संघ के जो जीव हैं वो अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट के आकार से निर्मित होते हैं। बाहरी भाग कठोर होता है, अंदर का भाग कोमल होता है। आपकी पढ़ने वाली बात क्या है इसमें कि प्रवाल एवं जो प्रवाल भित्तियां हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। सीधी सी बात, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इस एंथोजोआ वर्ग के जो सिलेंट्रेटा में देखो जेलीफिश, हाइड्रा, पॉलिप, मेडूसा ऐसे जीव आते हैं। तो ये क्या कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करते हैं, और उस कैल्शियम कार्बोनेट के स्त्राव से यदि हम देखें तो समुद्र में कुछ छोटे छोटे चूनेदार चट्टानें
या टीले के समान, चूनेदार चट्टानें या टीले के समान रचनाएं बनती है, जिन्हें प्रवाल भित्तियां कहते हैं, जिन्हें प्रवाल भित्तियां कहते हैं। और इन प्रवाल भित्तियों का निर्माण प्रवाल से होता है, जिसे इस प्रवाल को हम कोरल भी कहते हैं। इस प्रवाल को कोरल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रवाल है ये मुकुलन विधि द्वारा पॉलिप में बदल जाते हैं। मुकुलन विधि द्वारा पॉलिप, देखो इसी संघ का जंतु है एक और पॉलिप, यानी पॉलिप से मेडूसा बन जाता है, मेडूसा से ऑरेलिया बन जाता है। तो मुकुलन विधि द्वारा ये पॉलिप में बदल जाते हैं, अर्थात इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती है। मुकुलन विधि से, मुकुलन एक प्रकार की जनन की विधि है और इस जनन की विधि से ये अपनी संख्या भी बढ़ाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब मैं आपसे इस प्रवाल और प्रवाल भित्ति में आप बात करेंगे यहाँ तक। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं मुक्ता या मोती संवर्धन। नेक्स्ट, मुक्ता या मोती संवर्धन। मुक्ता कहते हैं मोती को, और संवर्धन का मतलब है इनका उत्पादन करना या इनको पालना। तो देखिए, मॉलस्का संघ के जंतु आर्थिक रूप से मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मॉलस्का संघ के जो जंतु हैं, मॉलस्का में आपके पाइला, सीपी, पाइला को हम घोंघा भी कहते हैं, ऐसे जंतु महत्वपूर्ण है। इनसे बटन, मोती तथा कौड़ी प्राप्त होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं। प्राचीन काल से ही देखें तो मोती, रत्नों, मणियों के रूप में इन्हें मूल्यवान समझा जाता रहा है। इस कार्य के लिए मोलस्का के हजारों टन कवच, ये जो बटन है, मोती है, कौड़ी है, इनके लिए समुद्रों से क्या है, लगभग हजारों टन कवच प्रति वर्ष उपयोग में लाए जाते हैं। और ये जो इनसे प्राप्त मोती है बड़ी सुंदर, आकर्षक और मूल्यवान होते हैं। कृत्रिम रूप से संवर्धन से सीपियों को पालकर, कृत्रिम रूप से सीपियों को पालकर उनसे मोती बनाकर प्राप्त करना मुक्ता या मोती संवर्धन कहलाता है। ये जो मोती होते हैं सामान्यतः सफ़ेद, चमकीले, गोलाकार संरचना में होते हैं। ऑयस्टर जैसे कुछ मोलस्का हैं, उनके कवच के नीचे स्वयं की रक्षा के लिए ये इसको स्त्रावित करते हैं। यह तकनीक सबसे पहले, मुक्ता संवर्धन की जो तकनीक है, सबसे पहले जापान में विकसित की गई। समुद्री ऑयस्टर से जो प्राप्त किया जाने वाला लिंगा मोती है वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सीपियों से प्राप्त मोती
कम मूल्यवान होते हैं, लेकिन समुद्र से प्राप्त जो मोती है उनकी जो कीमत है वो ज़्यादा आंकी गई है। तो यदि हम देखें कृत्रिम रूप से सीपियों को पालकर मोती प्राप्त करना, कृत्रिम रूप से सीपियों को पालकर मोती प्राप्त करना मुक्ता या मोती संवर्धन कहलाता है। ठीक है। अब मोती संवर्धन करने के लिए मॉलस्का संघ मॉलस्का संघ के जीव सीपी से मोती प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। तो यदि हम देखें मॉलस्क का जो संघ के जीव है इनका व्यापारिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। इनसे क्या प्राप्त करते हैं? इस संघ के जीवों से बटन, मोती, कौड़ी तथा मूल्यवान आकर्षक चमकीले मोती प्राप्त किए जाते हैं। तो इस संघ के जीवों से ऐसे विभिन्न, इसके अलावा देखें हम तो शंख, जो बजाने का शंख है वो भी इसी संघ के जीवों से प्राप्त होता है। उस जीव का नाम है पाइला। तो वो भी जीव क्या है, अपने यानी एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट स्त्राव करता है। कैल्शियम कार्बोनेट के स्त्राव से वो इस तरह उसमें कुंडलियां बना लेता है और वो कीट खुद अंदर उसमें फंस जाता है, जिससे शंख बनता है। उसको कहते हैं पाइला। देखिए, तो यहाँ ये देखें हम ऑयस्टर, यह तकनीक सबसे पहले जापान में विकसित हुई। यह जो तकनीक है, यह तकनीक सर्वप्रथम जापान में विकसित की गई। ठीक है। अब तक जो प्राप्त मोती हुए हैं इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है ऑयस्टर से प्राप्त लिंगा मोती। ऑयस्टर से प्राप्त लिंगा मोती सबसे बहुमूल्य मोती माना गया है। देखिए, ऑयस्टर से जो प्राप्त होने वाला लिंगा मोती है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगा मोती माना गया है। ठीक है। तो मुक्ता संवर्धन के अंदर आप इतना ही याद रखेंगे, प्राचीन काल में मोती रत्न मणियों के रूप में भी इनको मूल्यवान समझा जाता था। ठीक है। तो मोती संवर्धन में आप इतना ही, जो जैसे आता है उतना ही पूछा जाए उतना ही लिखना, काफ़ी बड़ा टॉपिक बन जाता है नहीं।
कृत्रिम रूप से सीपियों को पालकर मोती प्राप्त करना मुक्ता संवर्धन होता है। मॉलस्क संघ के जीव हैं सीपी, उनसे मोती प्राप्त किए जाते हैं और इनसे बटन, कौड़ी, मूल्यवान, आकर्षक समझे जाने कई प्रकार के चमकीले सफ़ेद रंग के मोती प्राप्त किए जाते हैं। यह तकनीक सबसे पहले जापान में विकसित हुई और सबसे महंगा मोती उसका नाम है लिंगा मोती। ठीक है, अब बेटा इस पाठ के अंदर कुछ और महत्वपूर्ण कुछ उपयोग हैं, उनके बारे में आपसे मैं बात करूं। यानी आपने मधुमक्खी पालन किया, उसमें मधु, मौम और शहद की बात की। रेशम कीट पालन में आपने रेशम प्राप्त किया। लाख कीट पालन से लाख प्राप्त हुआ। डेयरी उद्योग में हमने दूध की बात की। इसके अलावा और कुछ जंतुओं के अन्य भी उपयोग हो सकते हैं। इन्हीं पालनों के साथ हम देखें तो कुछ जंतुओं से हम रंग प्राप्त करते हैं, कुछ जंतुओं से आप औषधि प्राप्त करते हैं और कुछ जंतु हमें अपमार्जक का काम करते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। तो जंतुओं के अन्य जो महत्व है उसकी हम बात करते हैं। देखिए, जंतुओं के अन्य महत्व। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि जंतुओं से यदि हम देखें मधु, शहद, रेशम, लाख आदि उत्पन्न होने के अलावा भी जंतुओं के अन्य महत्व है, जिसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रंग। ठीक है, कुछ सल्कीय कीट है, सल्कीय कीट जो कैक्टस पर रहते हैं, उनके शरीर से टैनिन या कोकिनोल रंग प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जैसे लिपस्टिक वगैरह जो बनाते हैं, कॉस्मेटिक सामान, उसमें उसका किया जाता है। तो कुछ कीट हैं, कुछ कीट, और वो कहाँ रहते हैं? कैक्टस पर। कैक्टस पर कुछ सल्कीय कीट, सल्कीय कीट रहते हैं जो टैनिन तथा कोकिनोल, टैनिन तथा कोकिनोल कैक्टस पर, कैक्टस नागफनी कांटेदार, उस पर कुछ कीट, सल्कीय कीट है जो टैनिन और कोकिनोल रंग प्राप्त करते हैं और टैनिन और कोकिनोल स्रावित करते हैं, जिससे सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बनाई जाती है। रंग प्राप्त करते हैं। जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रंग कहाँ से प्राप्त करेंगे? कैनिन और कोकिनोल जो रंग है वो प्राप्त करते हैं और वो सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ कीटों का उपयोग हम अपमार्जक के रूप में करते हैं। नंबर 2, अपमार्जक। अपमार्जक, और अपमार्जक में देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण है दीमक। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो मृत पादप और जंतुओं की जो अवशेष हैं, मृत पादप और जंतुओं के अवशेष जो पर्यावरण में सड़न या दुर्गंध पैदा करते हैं, उनको वापस वो पुनः चक्रण द्वारा मिट्टी में बदल देते हैं। तो अपमार्जक के रूप में भी इनका बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, तो अपमार्जक में जैसे दीमक है, दीमक के अलावा अन्य भी कीट पाए जाते हैं जो मरे हुए, सड़े हुए जीव जंतु, पेड़ पादप हैं, उनको वापस मिट्टी में बदलने का काम करते हैं। तो दूसरे जो कीट हैं वो
अपमार्जक भी है। नंबर 3, औषधीय महत्व, यानी दवाई में भी उपयोग। औषधीय महत्व, तो देखिए कुछ कीट जैसे ब्लिस्टर मृग, कुछ कीट जैसे ब्लिस्टर मृग, ब्लिस्टर मृगों से कैंथराइडिस, ब्लिस्टर मृगों से कैंथराइडिस, कुछ ब्लिस्टर मृगों से कैंथराइडिस नामक औषधि प्राप्त की जाती है और इस औषधि का उपयोग बालों को झड़ने से रोकने में किया जाता है। कुछ कीट जैसे ब्लिस्टर मृग से कैंथराइडिस नामक औषधि प्राप्त करते हैं, कैंथराइडिस नामक औषधि प्राप्त करते हैं जो बालों को झड़ने से बालों को झड़ने से रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कैंथराइडिस औषधि है जो बालों को झड़ने से रोकने काम आती है। प्राप्त कहां से होगी? कीट है ब्लिस्टर मृगों से। ठीक है, ऐसे ही मधुमक्खियों से प्राप्त मधु है, उसका उपयोग अल्सर ठीक करने में किया जाता है। मधु या शहद का उपयोग, जो आंतों में अल्सर हो जाते हैं, अल्सर के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है, मधु का या शहद का। ठीक है, इसी तरह एक है कोचिनॉल। कोचिनॉल कीट से प्राप्त होता है, कॉर्मिनल अम्ल। कोथिनॉल कीट से कॉर्मिनल अम्ल, कोचिनॉल कीट से कॉर्मिनिकल अम्ल, कॉर्मिनिकल अम्ल प्राप्त होता है, कॉर्मिनिकल अम्ल प्राप्त होता है। इस अम्ल का उपयोग कुकर खांसी में किया जाता है, कुकर खांसी में किया जाता है। तो ये बेटा एक अन्य महत्व थे कि कुकर खांसी तथा चेहरे से सिर की तंत्रिका पीड़ा या कई बार सिर में ज़्यादा दर्द होता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ आपका आज ये लेसन 14 पादप और जंतुओं का महत्व लगभग यहाँ फिनिश हो चुका है। अगले वीडियो में आपके साथ एक नए वीडियो के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।